जी, नमस्कार। मैं एम्स से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग की ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आई होप कि सभी आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज जो हमारी क्लास होने वाली है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स के बारे में होने वाली है, जो कि आपके डीएसएसबी, नॉर्सेट और सीएचओ के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की जो क्लास में हम जो बात करने वाले हैं, वो स्पेसिफ़िक ओबीजी के क्वेश्चन्स पे हम बात करेंगे कि ऑप्स के कौन-कौन से क्वेश्चन्स हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं आपके लिए जो आने वाली एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो सबसे पहली बात हम ये करते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन का जवाब आता है, तो प्लीज़ उसका कमेंट करके आंसर बताएँगे। अगर नहीं आता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट करके सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बात करते हैं। नंबर एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इन प्रेगनेंसी एडिक्वेट लेवल ऑफ टीएसएच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के अंदर एडिक्वेट लेवल टीएसएच का होना किसके लिए जिम्मेदार होता है? किसके लिए जिम्मेदार होता है टीएसएच का लेवल अगर एडिक्वेट है तो? बताएंगे फटाफट से। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के अंदर टीएसएच का लेवल जो है वो महत्वपूर्ण किसके लिए होता है, ये तो आपको आना ही आना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये आपको पता होना चाहिए कि जो टीएसएच का लेवल होता है बॉडी के अंदर, वो कितना होता है और किस हिसाब से देखा जाता है, किस मायने में हम देखा जाता है। चलिए बताएंगे फटाफट से। तो टीएसएच की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? टीएसएच की फुल फॉर्म होती है थायरोक्सिन थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सभी को पता है कि थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन की क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है। और कहाँ से रिलीज होता है बच्चों? ये हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है या नहीं होता? जितने भी रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कहाँ से रिलीज होते हैं? हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। फिर इसकी जो ये हमारा टीएसएच जो हार्मोन है, वो कहाँ जाता है? हमारी थायरॉइड ग्लैंड के पास जाता है। और थायरॉइड ग्लैंड से हमारा क्या करवाता है सर? टी3 और टी4 का रिलीज करवाता है या नहीं करवाता है बच्चों? टी3 और टी4 का रिलीज करवाता है। कि सर इसका होना प्रेगनेंसी के अंदर ज़रूरी क्यों माना गया है? कि सर इसका होना प्रेगनेंसी के अंदर ज़रूरी क्यों माना गया है? देखो सिंपल सिंपल सी बातें हम बताते हैं यहाँ पे। सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर टीएसएच का लेवल क्या है? नॉर्मल है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर टीएसएच का लेवल जो है वो नॉर्मल है बॉडी के अंदर या प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर नॉर्मल है, तो उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है, बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ज़िम्मेदार होता है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर ब्रेन के डेवलप के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कि सर टीएसएच का लेवल होता है। अगर थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर बराबर मात्रा में है, तो वो किसके लिए जिम्मेदार होगा प्यारे बच्चों? ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होगा। ये बात आप सभी को पता लग गई। ठीक है सर। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर टीएसएच का लेवल अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी के अंदर क्या है? डिक्रीज है। तो डिक्रीज होने के कारण क्या होगा कि फीटस के अंदर भी क्या होगा बच्चों? ये भी डिक्रीज होगा। कि अगर माता की बॉडी के अंदर या मदर की बॉडी के अंदर अगर टीएसएच का लेवल कम देखने को मिलता है, नॉर्मल से अगर कम देखने को मिलता है, तो क्या होगा? फीटस की बॉडी में भी कम होगा। अगर फीटस की बॉडी में कम कम होगा तो फीटस को किस कंडीशन से गुजरना पड़ेगा? कि भैया एमआर की कंडीशन से आपको गुजरना पड़ेगा। बच्चे को किसकी कंडीशन से गुजरना पड़ेगा बच्चों? मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन से आपको देखने को गुजरना पड़ेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो ये किस काम से प्रिवेंट करता है? कि बच्चे को मेंटल रिटार्डेड होने से प्रिवेंट करता है और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है किडनी डेवलपमेंट, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कि सर ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया आंसर है कि टू प्रिवेंटिंग द मेंटल रिटार्डेशन। कि ये प्रिवेंट करता है किस चीज को? मेंटल रिटार्डेशन को भी प्रिवेंट करने का काम करता है। तो यहाँ पे बी एंड सी जिसका भी आंसर है, वो फोर आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? कि बी और सी दोनों ही आंसर क्या है बच्चों? यहाँ पे करेक्ट होने वाले हैं। टीएसएच का जो लेवल होता है बॉडी के अंदर, वो किसके लिए होता है बच्चों? हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन। चलिए हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द मेच्योर प्लेसेंटा इज। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मेच्योर जो प्लेसेंटा है, मेच्योर प्लेसेंटा का मतलब हम कह सकते हैं कि टर्म प्लेसेंटा। क्या कह सकते हैं? कि सर टर्म प्लेसेंटा है, टर्म बेबी है, टर्म प्लेसेंटा है। तो यहाँ पे उसका वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होने वाला है? क्या 500 ml होता है, क्या 1000 ml होता है, या 50 ml होता है, 150 ml होता है?
बताएंगे फटाफट से क्या आंसर होने वाला है यहाँ पे कि सर वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द मैच्योर प्लेसेंटा। देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सर वेट ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि सर 500 ग्राम होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर 500 ग्राम होता है। कि सर अब मैं बात करूं कि सर वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होता है, तो आपको बताना है कि सर यहाँ पे भी 500 ml होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? तो 500 ml इज द करेक्ट आंसर। जिसका भी आंसर ए था बच्चों, वो एकदम करेक्ट आंसर है। मैंने आपको दो चीजें बताई यहाँ पे कि एक टर्म प्लेसेंटा के अंदर अगर मैं वेट की बात करता हूं तो कितना होता है बच्चों? 500 ग्राम वजन होता है। और मैं आपसे अगर वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम कितना होता है हमारा? 500 ml वॉल्यूम होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? कि सर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर फीटस का वेट कितना होता है। एक एवरेज फीटस का वेट हम कितना मानते हैं कि भैया 3 kg मानते हैं, 2.8 भी माना जाता है। लेकिन हम यहाँ पे कितना मानते हैं कि 3 kg हमने यहाँ पे क्या मान लिया? हमारा वेट मान लिया, एक बच्चे का एक फीटस का वेट मान लिया। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करके पूछा गया था कि बच्चे का कि रेशो बिटवीन फीटस एंड प्लेसेंटा, कि भैया फीटस और प्लेसेंटा के बीच में रेशो क्या होने वाला है। तो भैया फीटस का वेट कितना था? कि भैया 3000 ग्राम था। कितना था बच्चों? 3000 ग्राम था। और उसके ऊपर रेशो हमने लगाया, कितना था हमारा प्लेसेंटा का वेट? हमारा 500 ग्राम था। तो भैया 500 से एक बार कटेगा 500। 500 अगर 500 से 500 को काटोगे तो एक बार कटेगा, और 500 से 3000 को काटोगे तो 6 बार कटेगा। तो हमारा रेशो जो निकल के आता है वो 6:1 निकल के आता है। करेक्ट आंसर आपको करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर आपसे कोई रेशो का क्वेश्चन पूछता है तो आपको इस आंसर को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, इस आंसर को आपको करेक्ट करके आना है। ये आपसे क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि प्लेसेंटा और फीटस का रेशो क्या होने वाला है। तो भैया प्लेसेंटा और फीटस का रेशो कितना होता है? तो भैया 1:6 आपको आंसर करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? क्या मेरी बात आपको पल्ले पड़ी? चलिए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। मैं आपको कुछ इसकी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स बाय द प्रेग्नेंट लेडी शुड बी अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी विजिट्स होती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग बतानी है भैया आपको। यहाँ पे एंटीनेटल विजिट्स के बारे में पूछा गया है। एंटीनेटल का मतलब क्या होता है? कि प्रेगनेंसी से पहले, कि प्रेगनेंसी से पहले की जो बिफोर प्रेगनेंसी से जो पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है दिखाने के लिए, वो कितनी बार जाना है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। और अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग बताना है भैया आपको। क्वेश्चन बहुत मजेदार है। क्वेश्चन के अंदर कुछ लॉजिक छुपे हुए हैं। मैं आपको तीनों चारों लॉजिक आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया आइडियली, मैंने ये फुल लेक्चर के अंदर भी बता रखा है, आप वहाँ से जाके पूरा डिटेल में लेक्चर ले सकते हो। लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ कि आइडियली जो होती हैं, आइडियली हम बात करते हैं कि आइडियली कितनी आपको विजिट्स करनी चाहिए। एक प्रेग्नेंट लेडी को या प्रेग्नेंट फीमेल को कितनी विजिट्स या कितनी बार हॉस्पिटल जाना चाहिए, उसके बारे में हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो भैया आइडियली की बात करते हैं तो भैया हम कितनी बार बात करें कि सर 7 मंथ्स तक तो बात करें कि 7 मंथ में तो आपको क्या करना है कि 7 बार विजिट करनी है। मतलब कि पर मंथ एक विजिट आपको करनी है। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर हमारे 8 से 9 मंथ के अंदर आपको 15 दिन में एक बार जाना है, इसका मतलब कि पहले तो आप 1 महीने में एक बार जा रहे थे, तो 7 महीने में 7 बार जा चुके हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 महीने की बात करी गई है, तो आपको कितनी बार जाना है 2 महीने के अंदर? क्योंकि भैया 2 महीने के अंदर आपको 4 बार चले जाना है। मतलब कि 15 दिन में एक बार चले जाना है। कि 4 विजिट ये हो गई। कि सर 9 मंथ जैसे ही लग जाएगा, जैसे ही 9 मंथ लगता है उसके हर हफ्ते में एक बार जाना है। चाहे वो 9 महीने 7 दिन का आपको डिलीवरी देखने को मिले, या फिर 15 दिन में देखने को मिले, या फिर महीने भर में देखने को मिले। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो गई है? तो इस प्रकार से जो हमारी जो टोटल विजिट्स बनती हैं, आइडियली जो विजिट्स बनती हैं वो कितनी बनती हैं हमारी? 14 से 15 विजिट हमारी कितनी बन जाती हैं? आइडियली विजिट बन जाती हैं। तो कभी भी आंसर अगर पूछा जाता है कि आइडियली कितनी विजिट्स करनी चाहिए, आपको क्वेश्चन बखूबी करके आएगा कि आइडियली कितनी विजिट्स होती हैं, तो आपको 14 विजिट्स का आंसर टिक करना है। ठीक है भैया, ये तो हमारी आइडियली विजिट्स हो गई। अब होती हैं कुछ इस प्रकार होती हैं कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, कि भैया डब्ल्यूएचओ क्या कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है। कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि आपको मिनिमम 8 विजिट तो करनी ही करनी है। 8 विजिट तो आपको
करनी ही करनी है। और वो कैसे-कैसे करनी है भैया कि 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 विज़िट आपको करनी है। कैसे-कैसे करनी है कि 1 विज़िट तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करनी है कि भैया कब करनी है कि आपको 1 विज़िट तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर करनी है, लेकिन दूसरी विज़िट दूसरी और तीसरी जो विज़िट होती है आपको सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर करनी है। और तीसरी से लेके चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं जितनी भी विज़िट्स बची हुई हैं, वो कितनी बजे आपको करनी है, आपको थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर करनी है। क्या मेरी बात समझ में आई आप सभी को? मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं, तो यहाँ पे 8 विज़िट का प्रावधान यहाँ पे रखा गया है। डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि 8 विज़िट आपको करनी है। और कैसे-कैसे करनी है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1 विज़िट तो आपको एक बार करनी है, बाकी की सेकंड और थर्ड विज़िट आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में करनी है। और बाकी की जो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जितनी भी विज़िट्स हमारी बाकी हैं, उन सबको करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन भैया यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन जो गवर्नमेंट है, या हम कह सकते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट है हमारे, वो किसके ऊपर बात करती है भैया? रूरल बेसिस पे बात करती है कि एक घरेलू महिला है जो इतनी बार-बार हॉस्पिटल नहीं आ सकती है, उसके घरवाले इतनी बार हॉस्पिटल नहीं भेजते हैं उसको, तो कितनी बार उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए? तो कितनी बार जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? कम से कम 4 बार तो उसको जाना ही जाना चाहिए। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने और भी कम कर दिया इसको। क्या इंडियन गवर्नमेंट और क्या कर सकती है? इसको कम कर देती है। कितनी बार कर देती है प्यारे बच्चों? कि 4 बार ही कर देती है। कि 4 बार कब जाना है? कि भैया एक तो आपको 12 वीक पे बुलाया है, एक तो आपको 12 वीक पे जाना है, एक 24 से 26 वीक पे चले जाओ, है ना? और एक 32 वीक पे चले जाओ और एक 36 वीक पे चले जाओ। क्या मेरी बात समझ में आई? कि आपको 4 बार इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बुलाया है, हॉस्पिटल में बुलाया है। जब भी आप प्रेग्नेंट होती है तो आपको 12 वीक पे जाना है, 24 से 26 वीक पे जाना है। एक आपको कब जाना है, 32 वीक पे जाना है और एक 36 वीक पे आपको पधारना है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो हमारी यहाँ पे कितनी-कितनी विज़िट्स के बारे में बताया गया है कि सर आइडियली कितनी विज़िट होती हैं, अकॉर्डिंग डब्ल्यूएचओ कितनी विज़िट होती हैं हमारी, और इंडियन गवर्नमेंट के अंदर कितनी विज़िट होती हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें स्पेसिफिक साफ-साफ तरीके से हमें मेंशन किया गया है कि सर अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ यहाँ पे पूछा गया है, तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, आंसर को टिक करना है और 8 विज़िट पे हमारा आंसर टिक कर देना है और इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या आपको किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पे आने वाली है? मैंने आपसे क्वेश्चन सिर्फ इसी प्रकार किया है कि आपको मैं ताकि इन तीनों बजट्स के बारे में डिटेल में आपको बता सकूं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और गलत नहीं होगा, गारंटी है मेरी। आगे बात समझ में? तो मैंने आपको बताया कि सर टोटल नंबर ऑफ बजट्स के बारे में बता दिया है। आपको घबराना नहीं है, इन्हीं चीज़ को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर अपने नोटबुक के अंदर आप उतार सकते हो, ताकि आप इनको अच्छे से पढ़ सको। आगे बात समझ में? चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि साइज ऑफ यूट्रस बाय द 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज। साइज ऑफ यूट्रस, यूट्रस की साइज के बारे में पूछा गया है। यूट्रस की जो साइज होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो 12 वीक पे कैसी देखने को मिलती है? क्या फुटबॉल की तरह देखने को मिलता है, या फीटल हेड की तरह देखने को मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं क्रिकेट बॉल की तरह होता है, या हेंस एग की तरह होता है? हेंस एग का मतलब होता है मुर्गी के अंडे की तरह दिखने को मिलता है। कि भैया यहाँ पे 6 वीक की मैं आपसे बात करूंगा, यहाँ पे मैं 8 वीक की आपसे बात करूंगा और 12 वीक्स की मैं आपसे बात करूंगा। ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ये तीनों के तीनों पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं आपसे यहाँ पे डिटेल में इसके बारे में बात करने वाला हूँ। अगर किसी को भी आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट करके यहाँ पे बता दीजिए कि सर हमारा जो 12 वीक का जो प्रेगनेंसी होती है, 12 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है, उस पे आपका जो यूट्रस है वो कैसा दिखाई देता है? क्या फुटबॉल के समान देखता है, फुटबॉल के समान होता है, फीटल हेड के समान होता है, या फिर हम कह सकते हैं क्रिकेट बॉल के समान होता है, या हेंस एग के समान होता है? देखो, सबसे पहली मैं आपसे बात करूँगा, तो सबसे पहली मैंने आपसे कौन-सी बात करी है प्यारे बच्चों, कि जो हमारा यूट्रस होता है, वो अगर 6 वीक पे होता है तो वो कैसे होता है? हमारे मुर्गी के अंडे के समान होता है। कैसा होता है? मुर्गी के अंडे के समान होता है। प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना इसको ध्यान से कहीं पे भी। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सर 8 वीक पे कहाँ देखने को मिलता है, तो 8 वीक पे कैसा होता है हमारा? क्रिकेट बॉल की तरह होता है। कि भैया क्रिकेट बॉल की तरह यूट्रस कब देखने को मिलता है? अगर मैं आपसे बात करूं तो कब देखने को मिलता है? हमारे 8 वीक पे देखने को मिलता है। कि सर 12 वीक का बता दीजिए, 12 वीक का
क्या होगा? तो 12 वीक का जो होता है वो फीटल का जो हेड होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, कि फीटल का हेड कैसा होता है? फीटल के हेड के समान आपको हमारा यूट्रस, जो 12th वीक वाला यूट्रस होता है, वो ऐसा देखने को मिलता है। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है? समझ में आ गई है मेरी बात? मैंने आपको 3 चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, तीनों चीज़ों का आंसर आपको आना चाहिए कि भैया हैंड सैक कब देखने को मिलता है? भैया 6 वीक पे देखने को मिलता है, क्रिकेट बॉल हमारा 8 वीक पे देखने को मिलता है और फीटल हेड जो होता है वो कब देखने को मिलता है? 12 वीक पे देखने को मिल जाता है। क्या यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आप सभी को? चलो, नहीं है? बहुत बढ़िया। डाउट नहीं होना चाहिए, सभी के डाउट एकदम क्लियर हो जाने चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एट द 24 वीक्स ऑफ gestation, द हाइट ऑफ यूट्रस इज। ये बड़ा क्वेश्चन खतरनाक है, ये शायद सभी बच्चों को परेशान करता है ये क्वेश्चन। आज से ये परेशान नहीं करेगा। आज से ये क्वेश्चन है आपको परेशान नहीं करेगा, ये मेरा दावा है। अगर आपने या किसी ने भी मेरी क्लास अगर ऑनलाइन अगर किसी किसी ने मेरी क्लास को फुल डिटेल में अगर लिया है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर किसी ने भी मेरी क्लास ओबीसी की ली है, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर ईज़िली कर पाएगा। ईज़िली कर सकता है अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने मेरी क्लास को लिया है तो। बताइए फटाफट से। अगर किसी ने मेरी क्लास ली है तो उसका आंसर बिल्कुल इजीली कर देगा कि 24 वीक्स पे जेस्टेशन में हाइट ऑफ यूट्रस कैसी देखने को मिलती है, कौन से लेवल पे देखने को मिलती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस पे देखने को मिलती है, लोअर अम्बिलिकल लेवल पे देखने को मिलती है, या मैं बात करूं जिफाइड प्रोसेस पे या अपर अम्बिलिकल लेवल पे देखने को मिलती है। देखो मैं आपसे क्लियर कर देता हूं कि प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है वो 12 वीक पे देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? 12 वीक पे देखने को मिलता है। लोअर लेवल पे आपको 20 वीक पे देखने को मिल जाता है। लोअर लेवल पे 20 वीक पे देखने को मिलता है, अपर लेवल पे 24 वीक होता है और जिफॉइड प्रोसेस 36 वीक पे आपको देखने को मिलता है। 36 वीक पे आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर कट बात है, समझ में आई आप सभी को? अगर मैं आपसे एक डायग्राम की चार्ट के रूप में आपको बताना चाहूँ तो कैसे बताएंगे? सिंपल सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप मेरा ऑनलाइन लेक्चर जाके देखेंगे, आपको पूरी की पूरी डिटेल में समझ में आ जाएगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ब्रीफ डिस्कशन देना चाहता हूँ, देखेंगे। चलिए, समझना है, ध्यान से समझना है, ठीक है? सबसे पहले मैंने आपसे यहाँ पे बात करी है, यहाँ पे मैंने एक अम्बिलिकस बना दिया है, ये हमारा क्या है बच्चों? अम्बिलिकस वाला एरिया है, ये हमारा पूरा एब्डोमेन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, ठीक है? ये हमारा क्या है? ये हमारा जिफिस्टॉइड है या फिर सॉरी हमारा क्या है ये? सिम्फाइसिस प्यूबिस है। सिम्फाइसिस, ये हमारा क्या है? सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये हमारा क्या है? जिफॉइड प्रोसेस। और ये सभी को पता है कि मैंने आपको बीचों-बीच क्या बनाया, ये हमारा अम्बिलिकस मैंने आपको बना दिया है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि सर 12 वीक पे आपको कहाँ देखने को मिलता है, कि सर 12 वीक पे हमें कहाँ देखने को मिल रहा है प्यारे बच्चों? हमारे सिम्फाइसिस प्यूबिस पे आपको देखने को मिलता है। कि सर थोड़ा और आगे चलेंगे तो हमें जो मिड में आपको देखने को मिलता है, कि सर मिड में आपको 16 वीक पे आपको कहाँ देखने को मिलता है? कि सर मिड में आपको देखने को मिलता है, मिड का मतलब है प्यारे बच्चों कि मिड लाइन या मिड वे बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस, एसपी लिख देता हूं मैं उसको, सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस। कहाँ देखने को मिल रहा है? कि सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस पे देखने को मिलता है, मिड वे पे आपको बीच में आपको देखने को मिलेगा 16 वीक पे। अगर मैंने आपसे बात करनी है तो सर लोअर, एक तो बॉर्डर होता है लोअर वाला और एक होता है अपर वाला। तो लोअर वाले बॉर्डर पे आपको कब देखने को मिलता है प्यारे बच्चों? तो सर ये 20 वीक पे आपको देखने को मिलता है। मैं आपसे बात करता हूँ कि सर लोअर बॉर्डर ऑफ अम्बलाइकस पे आपको जो देखने को मिलेगा हाइट ऑफ यूट्रस, वो कब देखने को मिलेगा? 20 वीक पे देखने को मिलेगा। और 24 वीक पे आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हमारे अपर बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया। लेकिन थोड़ा-सा अगर और ऊपर जाते हैं तो आपको 28 वीक देखने को नज़र आता है। कितना देखने को नज़र आता है? 28 वीक नज़र देखने को आता है और 28 वीक आपको 1/3 1/3 डिस्टेंस बिटवीन द 1/3 का मतलब होता है 1/3 का हिस्सा, 1/3 हिस्सा कहाँ देखने को मिलता है? उससे थोड़ा-सा ऊपर देखने को मिलता है अम्बिलिकस से और जिफाइड प्रोसेस के बीच में आपको देखने को मिलता है
28 वीक पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम थोड़ा-सा और ऊपर चलते हैं तो आपको 32 वीक नज़र आता है। कितना नज़र आता है? 32 वीक नज़र आता है और ये कितना हो जाता है 2/3 हिस्सा देखने को मिलता है। और कब के किसके पास होता है? ये जिफॉइड प्रोसेस के पास होता है। आगे बात समझ में और जिफॉइड प्रोसेस पे 36 वीक नज़र आता है, ध्यान से देखेंगे तो। जिफॉइड प्रोसेस पे 36 वीक पे आपको नज़र आ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर बातें बताई हैं और भी अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको मेरा ऑनलाइन लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसको आपको देखना पड़ेगा डिटेल में, वहाँ पे मैंने आपको समझा के रखा है। मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ एक ब्रीफ डिस्कशन दिया है। मैंने आपको बताया कि सिम्फाइसिस प्यूबिस पे 12 वीक पे होता है, 16 वीक पे मिडवे पे होता है, अम्ब्लाइकस पे कब होता है हमारा लोअर की अम्ब्लाइस की बात करें तो 20 वीक पे, अपर की बात करें 24 वीक पे, उससे थोड़ा ऊपर जाते हैं 28, उससे ऊपर जाते हैं तो 32 वीक, उसके ऊपर जाते हैं तो 36 वीक और नीचे आते हैं तो 40 वीक्स। 40 वीक्स पे कहाँ देखने को 2/3 डिस्टेंस बिटवीन द जिफॉइड प्रोसेस एंड अम्ब्लाइकस। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? मेरी बात सभी को पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी मेरे प्यारे बच्चों? अगर पल्ले पड़ गई हो तो चलें आगे की तरफ। अरे भैया पल्ले पड़ गई हो तो चलें आगे की तरफ। यहाँ तक किसी कोई डाउट है प्यारे बच्चों? नहीं है? चलिए, तो मैंने आपको बता दिया है जिसका भी आंसर अपर लेवल है, सी आंसर है, उसका करेक्ट आंसर हुआ। तो मैंने आपको बताया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ गो एंड वॉच फुल द वीडियो एंड वहाँ से आप देख सकते हो। अगर वहाँ से समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देंगे। मैं आपको वापस से उस चीज़ को समझा दूँगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए। नंबर नॉर्मल लेबर इज आल्सो नोन एज, सभी को पता होगा नॉर्मल लेबर किसे कहते हैं। नॉर्मल लेबर की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? नॉर्मल लेबर की प्रक्रिया को ईटोसिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? ईटोसिया कहते हैं। ईटोसिया किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? कि क्या किसे कहते हैं बच्चों? नॉर्मल लेबर को कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है कि ईटोसिया वर्ड किसके लिए है? नॉर्मल लेवल के लिए होता है। नॉर्मल चीज के लिए किसी भी अगर आप यू को लगा देते हो तो नॉर्मल चीजें हो जाती है। यूथर्मिया किसे कहते हैं बताएंगे? यूथर्मिया किसे कहते हैं? यूथर्मिया कहते हैं नॉर्मल फीवर। नॉर्मल टेम्परेचर को हम क्या कह सकते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? नॉर्मल टेम्परेचर को हम यूथर्मिया कह सकते हैं। ऐसे ही ईटोसिया क्या कहते हैं बच्चों? हम नॉर्मल लेवल कहेंगे। डिस्टोसिया कैसे कहेंगे? डिस्टोसिया का मतलब क्या होता है? डिस्टोसिया डिस्टोसिया वर्ड किसके लिए बना है? हमारा अब नॉर्मल लेबर के लिए बना है। जब हम लेबर पढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो मैं आपको और डिटेल में इसको समझाने वाला हूं। तो नॉर्मल लेबर, अब नॉर्मल लेवल किसे कहते हैं? अब नॉर्मल लेबर की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डिस्टोसिया कहते हैं। जिस भी वर्ड के आगे डिस का शब्द लगा होता है उसको हम कहते हैं अबनॉर्मल। तो अबनॉर्मल डिस्टोसिया, डिस्टोसिया का मतलब होता है अबनॉर्मल लेबर का होना और यूटोसो का मतलब होता है नॉर्मल लेबर का होना। और डिलीवरी का मतलब आप सभी को पता है कि व्हेन द बेबी इज डिलीवर उसको कहते हैं डिलीवरी। लाइटनिंग का मतलब क्या होता है? लाइटनिंग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? लाइटनिंग का मतलब होता है कि जो मदर होती है वो क्या करती है? हल्का महसूस करती है, उसको कहते हैं लाइटनिंग, उसको कहते हैं लाइटनिंग। आगे बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? इन फॉलोइंग विच इज द वेलकम साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि वेलकम साइन किसे कहते हैं प्रेगनेंसी का? प्रेगनेंसी का वेलकम साइन किसे कहते हैं? इंटरनल रोटेशन को कहते हैं, लाइटनिंग को कहा जाता है, एंगेजमेंट को कहते हैं, डिसेंट को कहते हैं। देखो सिंपल सिंपल सी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि सबसे पहली मैं आपसे यहाँ पे बात करूंगा कि सर डिसेंट का मतलब क्या होता है? डिसेंट का मतलब होता है लगातार बच्चे का नीचे खिसकना। क्या कहलाता है? डिसेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डिसेंट कहलाता है। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? कि फीटल हेड का पेल्विक रिम के अंदर आ जाना एंगेजमेंट कहलाता है। सर लाइटनिंग क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया है कि सर बेबी जो मदर होती है वो क्या करती है? हल्का फील करती है, उसको कहते हैं लाइटनिंग। इंटरनल रोटेशन का मतलब क्या होता है? कि बच्चा अंदर ही अंदर घूमता है, उसको कहते हैं इंटरनल रोटेशन। इन सब के बारे में मैंने अपने ऑनलाइन लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात जो हम करते हैं कि वेलकम साइन किसे कहते हैं? तो वेलकम साइन जो हमारा होता है वो लाइटनिंग होता है। अब ये कैसे होता है इसके बारे में आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमारा फीटस 36 वीक पे कहाँ होता है? जिफॉइड प्रोसेस पे होता है। कहाँ होता है प्यारे बच्चों? कि सर जिफॉइड प्रोसेस पे होता है। तो जिफॉइड प्रोसेस पे होता है की बात आप सभी को पता है। और जिफॉइड प्रोसेस से ऊपर क्या होता है बच्चों? हमारा डायफ्राम होता है।
और डायफ्राम के ऊपर क्या होते हैं कि भैया लंग्स बने हुए होते हैं, हमारे फेफड़े बने हुए होते हैं, मदर के फेफड़े बने हुए होते हैं। जैसे ही क्या करता है बच्चा, जैसे ही बढ़ता है तो डायफ्राम को पुश करता है, डायफ्राम को क्या करता है, पुश करता है, और पुश करने की वजह से क्या होता है, लंग्स को स्पेस कम मिलता है सांस लेने के लिए। मदर को स्पेस कम हो जाता है सांस लेने के लिए, जितना टाइडल वॉल्यूम होता है प्रेगनेंसी में उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि जो बच्चा है वो पुश कर रहा है ऊपर की तरफ। जब पुश करता है 36 पीक टॉप पे होती है, तब क्या होता है कि मदर को डिफिकल्टी होने लगती है सांस लेने के अंदर। अब जैसे बच्चा डिलीवरी की प्रोसेस में जाता है, या हम कह सकते हैं डिसेंट होता है, या फिर पेल्विक रिम के अंदर फीटल हेड क्या करता है, प्रवेश करता है, तो ऊपर से जो वजन है वो हल्का होता जाता है, और जैसे ही हल्कापन महसूस होता है, मदर को क्या हो जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। उसी कंडीशन को हम कहते हैं लाइटनिंग, उसी कंडीशन को कहते हैं लाइटनिंग। और जब भी लाइटनिंग होती है, इसका मतलब कि बच्चा नीचे खिसक रहा है, डिलीवरी होने वाली है, और उसको हम कहते हैं वेलकम साइन। क्या मेरी बात समझ में आई? डिलीवरी होने वाली है, इसका मतलब बच्चा बाहर आने वाला है, और बच्चे का हम वेलकम करने वाले हैं, उसी को हम कहते हैं वेलकम साइन। तो दोनों यहाँ पे एक एक पंथ से दो काम काज हो गए ना, दो काज हो गए ना। दो काज कैसे हुए बच्चों? एक तो हमारा क्या हुआ कि जहाँ पे हमें प्रेशर देखने को मिल रहा था, वो प्रेशर रिलीज हो गया नीचे खिसकने की वजह से, और हमारा एक नया मेहमान भी बाहर निकलने को दिख रहा है। एक हमारा नया मेहमान भी बाहर निकलने को तैयार है, उसको हमने, उसका तो हमें वेलकम करना है, और मदर को क्या हो गई, उससे रिलीफ मिल गई, उससे डिफिकल्टी जो थी हमारी उसकी खत्म हो गई। उसको हमने क्या कहा, लाइटनिंग कहा, और बच्चे का जो वेलकम कर रहे हैं उसको हमने कहा वेलकम साइन। क्या यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? तो वेलकम साइन को ही लाइटनिंग कहा जाता है, और लाइटनिंग को ही वेलकम साइन कहा जाता है। क्या मेरी बात आप तक क्लियर समझ में आ गई है प्यारे बच्चों? यहाँ तक की क्लास में किसी को डाउट है? बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली मिसकैरेज। देखो सबसे पहली बात, आपको मिसगैरेज का मतलब समझ में आना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिसगैरेज का मतलब होता है अबॉर्शन। क्या होता है बच्चों? मिसगैरेज का मतलब क्या होता है? अबॉर्शन होता है। क्या होता है? अबॉर्शन होता है। तो यहाँ पे क्या बात करी गई है कि अर्ली अबॉर्शन की बात करी गई है, कि अर्ली अबॉर्शन का कारण क्या हो सकता है। अब मैं आपको कुछ जनरल चीजें बताऊंगा। जनरल चीजें जैसे कि मैं आपसे बताता हूं कि अगर ब्लीडिंग की बात करते हैं, कि ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी। अब ब्लीडिंग प्रेगनेंसी के अंदर दो तरीके से हो सकती है। दो तरीके कौन कौन से हैं? कि एक तो अर्ली प्रेगनेंसी में हो रही है, कि सर अर्ली अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग, ठीक है, और एक होती है लेट प्रेगनेंसी ब्लीडिंग। ठीक है भैया, दोनों बातें होती हैं। सर अर्ली प्रेगनेंसी का मतलब क्या है? कि सर बिफोर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। दोनों बातें समझ में आ गई कि सर अगर अर्ली वीक होगी, अर्ली वीक्स में अगर प्रेगनेंसी होती है, या फिर 28 वीक से प्रेग्नेंट अगर क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, तो तीन कारण उसके हो सकते हैं। तीन कारणों की वजह से हो सकती है, चौथा कारण नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज का। एक तो हो सकता है भैया अबॉर्शन हो सकता है, एक हो सकती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, और तीसरा कौन सा हो सकता है, मोलार प्रेगनेंसी हो सकती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं अर्ली वीक्स में प्रेगनेंसी में किसके होने के, ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, उनके बारे में तीन बातें मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहली कौन सी होती है हमारी, कौन सी होती है प्यारे बच्चों? की अबॉर्शन हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, और मोलार प्रेगनेंसी हो सकती है। कि भैया लेट के अंदर दो चीजें हो सकती हैं। लेट अगर लेट होगा तो दो चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं? कि सर एक तो प्लेसेंटा प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, और कौन सा हो सकता है प्यारे बच्चों? कि प्लेसेंटा अब्रप्शियो हो सकता है। समझ में आया? अब्रप्शियो प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने ऑनलाइन डिटेल में पढ़ा रखा है, आपको वहां जाके देखना है, समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि सर अर्ली वीक्स में प्रेगनेंसी होना अबॉर्शन का कारण हो सकता है। अबॉर्शन हो सकता है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, मोलार प्रेगनेंसी हो सकती है। आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कि सर क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी क्या होती है हमारी?
क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी होती है। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी हो सकती है या फिर किसके नाम से हो सकता है? एन्यूप्लॉइडी के नाम से हो सकता है। क्वेश्चन में दोनों आंसर आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सर जर्म प्लाज्म डिफेक्ट, क्या हो सकता है? जर्म प्लाज्म डिफेक्ट के नाम से भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अगर कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में अबॉर्शन का कारण क्या होता है, तो आपको बताना है कि क्या होता है? क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, एनिप्लॉइडी हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं जर्म प्लाज्म डिफेक्ट हो सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है प्यारे बच्चों? कि सर और जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, सर्वाइकल कैंसर होता है, इन्फेक्शन होता है, ये सारे अदर कॉजेज के अंदर आते हैं, सेकेंडरी कॉजेज हैं। समझ में आई बात? ये हमारे सेकेंडरी कॉजेज हैं। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए सिंगल एपिसोड के अंदर क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, एन्यूप्लॉइडी हो सकता है, और क्या हो सकता है? जर्म प्लाज्म डिफेक्ट भी माना जा सकता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है प्यारे बच्चों? यहाँ तक कि क्लास में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा ओवर द लोअर सेगमेंट ऑफ या लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज कॉल्ड। क्वेश्चन बहुत इजी है, सभी को आता होगा, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ी बात यहाँ पे नहीं करी गई है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। देखो, इम्प्लांटेशन की बात कर रहा है, और इम्प्लांटेशन किसका भैया? प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो रहा है कि इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर प्लेसेंटा क्या हो गया है? इम्प्लांट हो गया है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि ये हमारा तो क्या है? यूट्रस है। ठीक है, ये हमारा यूट्रस है, और यूट्रस के अंदर क्या हो गया है? लोअर इम्प्लांट के अंदर क्या हो गया है बच्चा? जो इम्प्लांटेशन है वो हो गया है। ठीक है, प्लेसेंटा जो है लोअर यूट्राइन इम्प्लांटेशन के अंदर क्या हो गया है? इम्प्लांट हो गया है। जनरली कहाँ होना चाहिए? जनरली क्वेश्चन जो नॉर्मल हमारा इम्प्लांटेशन होता है, या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मल इम्प्लांटेशन, नॉर्मल इम्प्लांटेशन जो होता है वो कहाँ होता है? कि अपर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट, ऐसे लिखेंगे, अपर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट। होता है नहीं होता? कि भैया अपर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर क्या होता है? हमारा प्लेसेंटा इम्प्लांट होता है नहीं होता? इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? पोस्टीरियर और अपर सेगमेंट के अंदर होता है, ये सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि लोअर सेगमेंट के अंदर इम्प्लांटेशन हो गया है, उस कंडीशन को हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। उस कंडीशन को ही सिर्फ हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। अब प्लेसेंटा प्रीविया की कुछ ग्रेड्स होती हैं, प्लेसेंटा फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होती है, फोर्थ होती है। इनके बारे में भी मैंने आपको ऑनलाइन लेक्चर्स में पढ़ा रखा है, उनको आप जाके देख सकते हो डिटेल में। और सर हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम क्या होता है? कि सर इसका जिसका भी बी आंसर है यहाँ पे वो करेक्ट होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि सर हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब क्या है? देखो, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, एमेसिस का मतलब होता है उल्टियां। आई बात समझ में? हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, एमेसिस का मतलब होता है उल्टियां। ज्यादा उल्टियां होती हैं उसको हम कहते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। किसकी वजह से होती है? कि सर एससीजी हार्मोन की वजह से होती हैं। एससीजी हार्मोन क्या होता है? कि सर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन होता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन होता है। ठीक है, ये बात सभी को पता है। ये हमारा क्या है कि भैया ये प्रेगनेंसी डिटेक्टिंग हार्मोन होता है, प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने वाला हार्मोन होता है। क्योंकि ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है? ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है? प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ही पाया जाता है, ये नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर नहीं पाया जाता। क्या बात समझ में आ गई आप सभी को? तो इसकी वजह से क्या होता है? हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम आपको देखने को मिल जाता है। आगे बात समझ में? ये बात आप सभी को पता लग गई कि ज्यादा उल्टियों का होना क्या कहलाता है? हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कहलाता है। कि सर एब्रप्सिव प्लेसेंटा क्या होता है? एब्रप्सिव प्लेसेंटा मतलब होता है कि अर्ली सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का अर्ली सेपरेट हो जाना, मतलब कि पहले ही सेपरेट हो जाना, डिलीवरी से पहले ही क्या हो जाना? सेपरेट हो जाना, उसको कहते हैं एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। ये एक मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है, डेड फीटस आपको देखने को मिल सकता है, स्टिल बर्थ आपको देखने को मिल सकता है। उसी कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होता है? आपको डिलीवरी करवानी पड़ती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आएगी?
चलिए, बहुत बढ़िया। एक्लेम्पशिया का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्लेम्पशिया 2 कंडीशंस होती हैं, एक होती है प्री एक्लेम्पशिया, एक होता है प्री एक्लेम्पशिया और एक होती है एक्लेम्पशिया। 2 कंडीशंस होती हैं। प्री एक्लेम्पशिया के अंदर तो बीपी बढ़ जाता है बच्चों, इंक्रीज बीपी। इसको डिटेल में जानने के लिए आप मेरा पूरा लेक्चर ले सकते हो। सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ, प्री एक्लेम्पशिया होता है, एक्लेम्पशिया होता है। एक्लेम्पशिया के अंदर आपको प्री एक्लेम्पशिया के अंदर आपको बीपी देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा और आपको एक्लेम्पशिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि सर बीपी के साथ-साथ बीपी तो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, प्लस आपको प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिलेगा। प्रोटीन यूरिया का मतलब क्या होता है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन की मात्रा भी आपको देखने को मिल जाएगी। और कौन सी कंडीशन? आपको सीजर्स की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है बच्चे के अंदर। तो ये सारी कंडीशन जो होती हैं वो किसके रिगार्डिंग थी? हमारी एक्लेम्पशिया के अंदर थी। तो मैंने आपको बताया कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम क्या होता है, प्री एक्लेम्पशिया क्या होता है, एक्लेम्पशिया क्या होता है और अब्रप्शन प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। क्या आपको बड़ी बातें क्लियर हो गई हैं प्यारे बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? In following, which immunization is absolutely contraindicated in pregnancy? In following, the which immunization is absolutely contraindicated in pregnancy? प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कि उसको तो हम कतई नहीं कर सकते। देखो सब सिंपल सी बात करता हूं मैं आपसे कि भैया प्रेगनेंसी जो होती है वो कैसी होती है? प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो कैसी होती है? इम्यूनो उसकी जो इम्यून सिस्टम होता है या फिर हम कह सकते हैं जो इम्यूनिटी होती है, इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता है या हम कह सकते हैं डिक्रीज इम्यूनिटी होती है। अब भैया इसी डिक्रीज इम्यूनिटी के अंदर आपको क्या करना है? अगर आपने किसी लाइव वैक्सीन को इसके अंदर लगा दिया, लाइव इम्यूनाइजेशन आपने इसके अंदर कर दिया प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, तो इसके अंदर क्या हो सकता है? बीमारियां लग सकती हैं इनके अंदर, हम कह सकते हैं कि एंटीबॉडी रिएक्शंस हो सकती हैं। तो कभी भी इनके अंदर क्या होती है कि लाइव वैक्सीन क्या नहीं देते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। लाइव वैक्सीन को कभी भी इनके अंदर नहीं दिया जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। किसी भी लाइव वैक्सीन का आ, देना क्या होता है? एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। सबसे पहली बात, आपको वैक्सीन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे। तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे कि मैंने आपसे कहा कि लाइव वैक्सीन्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन लाइव इन प्रेगनेंसी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? किल्ड वैक्सीन इसके अंदर दे सकते हैं, किल्ड के अंदर कोई समस्या नहीं होती है। तो भैया हेपेटाइटिस कैसी है? भैया हेपेटाइटिस तो किल्ड वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा भी किल्ड वैक्सीन है, टेटेनस भी किल्ड वैक्सीन है। ये तीनों वैक्सीन क्या है बच्चों? ये तीनों वैक्सीन अलाउ हैं, लेकिन रूबेला की जो इन्फेक्शन, रूबेला की जो वैक्सीन है ये क्या काम कर सकती है? ये हमारा एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ये हमारे हमारे कंजेनाइटल डिफेक्ट कर सकती है बच्चे के अंदर, कंजेनाइटल डिफेक्ट पैदा कर सकती है बच्चे के अंदर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो सर कौन-कौन सी वैक्सीन जो है वो हम दे सकते हैं? एब्सोल्युटली डन। इनको हम दे सकते हैं कि सर हम दे सकते हैं हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस दे सकते हैं, इन्फ्लुएंजा दे सकते हैं, टिटेनस दे सकते हैं और रेबीज की वैक्सीन भी हम दे सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इन चारों वैक्सीन को हम दे सकते हैं। अदरवाइज जो लाइव वैक्सीन होती हैं या लाइव वैक्सीन की हम बात करते हैं, जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि सर बीसीजी हम नहीं दे सकते बच्चे इसके अंदर, मदर मदर के अंदर हम बीसीजी वैक्सीन नहीं दे सकते, एमएमआर हम नहीं दे सकते, हमारा स्मॉल पॉक्स नहीं दे सकते, ठीक है, हम चिकन पॉक्स नहीं दे सकते, हम रूबेला की वैक्सीन को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। इन सारी जो जितनी वैक्सीन होती हैं बच्चों, इनको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखा गया है प्रेगनेंसी के अंदर। अगर इनको आप देते हो तो उनके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डोज ऑफ फॉलिक एसिड टू बी द गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन फॉर द प्रिवेंटिंग द एनटीडी। एनटीडी का मतलब होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्या होता है प्यारे बच्चों? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्या होता है? कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं? हम क्या देते हैं? फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। क्या देते हैं?
ध्यान से समझेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस क्वेश्चन के बारे में, आपको समझना है, ध्यान से समझना है, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे इसके डाउट होते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब न्यूरल ट्यूब को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं? फॉलिक एसिड देते हैं, और कितना देते हैं? 400 mcg देते हैं। और कब स्टार्ट करते हैं? कि सर स्टार्ट करते हैं 1 मंथ बिफोर कंसेप्शन, और और एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। कब का स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों? कि 1 महीने से कंसेप्शन से पहले स्टार्ट करते हैं, लेकिन इंडिया में ये पॉसिबल बात नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि एज सून एज पॉसिबल इसको कर देते हैं। जब भी हमारे पास कोई महिला आती है प्रेग्नेंट होके, तो उसको हम फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, और जब फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं और कब तक स्टार्ट करते हैं, कब तक देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि टिल 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, कि भैया 3 महीने तक हम क्या देते हैं? फॉलिक एसिड की ट्रीटमेंट देते हैं। कब? किसको, चीज को प्रिवेंट करने के लिए? हमारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम 3 महीने तक क्या देते हैं? फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? आ गई। चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि सर एनीमिया प्रिवेंशन के लिए, एनीमिया प्रिवेंशन के लिए हम क्या देते हैं? कि सर हम क्या देते हैं? कि भैया हम देते हैं आयरन एंड फॉलिक एसिड देते हैं। और कितना देते हैं? कि भैया 60 mg तो हम आयरन देते हैं, प्लस 500 mcg हम क्या देते हैं? फॉलिक एसिड देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे सर एक डाउट और होता है कि अगर क्वेश्चन आता है एलिमेंटल आयरन इन प्रेगनेंसी, अगर एलिमेंटल आयरन के रूप में आता है, तो क्वेश्चन आपका जवाब जाएगा 100 mcg प्लस 500, सॉरी 100 mg प्लस 500 mcg। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को गांठ बांध लेना। अगर आपको कोई भी एलिमेंटल के रूप में देखने को मिले, तो आपको 100 mg प्लस 500 mcg आंसर करना है। अगर आपको आयरन सप्लीमेंट आपको एनीमिया के प्रिवेंट करने के लिए देखने को मिले, तो आपको 60 mg प्लस कितना देखने को मिलता है? 500 mcg आपको देखने को मिलता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? एक क्वेश्चन और बताना चाहता हूं मैं आपको। देखो, अगर किसी पास्ट हिस्ट्री अगर किसी की है, मैं आपको बात करता हूँ कि पास्ट हिस्ट्री है फीमेल के अंदर, पहले अगर किसी की हिस्ट्री है एनटीडी की अगर हिस्ट्री है किसी फीमेल के अंदर, उसके अंदर हमें क्या देनी है भैया? हम 4 mg पर डे देते हैं, 4 mg हम फॉलिक एसिड देते हैं पर डे, फॉलिक एसिड देते हैं। और कब स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों? स्टार्ट बिफोर 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, बिफोर 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट कर देते हैं, और टिल कब तक देते हैं? 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसको 3 महीने कंसेप्शन से स्टार्ट कर देते हैं। कंसेप्शन लिखेंगे बिफोर 3 मंथ्स ऑफ कंसेप्शन, कि भैया कंसीव करने से 3 महीने पहले आपको ये लेनी है, और कब तक लेनी है? 3 महीने जब तक ना हो जाए तब तक इसको आपको छोड़ना नहीं है। क्या मेरी ये बात आपको समझ में आ गई प्यारे बच्चों? तो ये आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिनको आपको लगातार पढ़े जाना है, पढ़ते रहना है। और अगर क्वेश्चंस आंसर अच्छे लगे हो बच्चों, तो प्लीज़ कमेंट, लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि हमें और आपको दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। कहीं भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, और सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।